जोहार, जय मिल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। थॉटकास्ट के 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक हफ्ते में 2 रिपोर्ट्स आई है। इंटरनेशनल एजेंसियां जो है उनकी तरफ से, एक है फ्रीडम हाउस जो वॉशिंगटन की थिंक टैंक है और दूसरी है स्वीडन की एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे शॉर्ट में वीडेम कहा जाता है। इन दोनों रिपोर्ट्स ने भारत में जो लोकतंत्र है या भारत में जो आज़ादी है उसको लेकर टिप्पणी की है। फ्रीडम हाउस ने कहा है कि भारत अब फ्री कंट्री नहीं रहा बल्कि वो पार्टली फ्री यानी आंशिक रूप से मुक्त देश की श्रेणी में उन्होंने भारत को चिन्हांकित किया है। और दूसरी जो रिपोर्ट है वो स्वीडन से आई है, वीडेम। इन्होंने कहा है कि भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेट्स यानी चुनावी तानाशाही की तरफ भारत बढ़ रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पर हमने पहले चर्चा कर ली थी इसी थॉटकास्ट के एपिसोड में। उसकी जो जानकारी है या वो एपिसोड देखने के लिए आप एमएन टीवी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक दी जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार ने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पर जो टिप्पणी की है, जो प्रतिक्रियाएं दी है, वो ये है कि भारत सरकार ने कहा कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर नहीं है और ये मिसलीडिंग है। वो किस प्रकार से फर्जी उन्होंने दावा किया या फर्जी उनका स्टेटमेंट रहा, इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां है, जो बड़ी एजेंसियां है, उनके बारे में किस प्रकार से झूठे दावे कर रही है। फिलहाल हम बात करेंगे वीडेम की तरफ से जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि भारत चुनावी तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। उसके क्या मायने हैं, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है कि वीडेम की तरफ से जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि भारत चुनावी तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसे आपने ही कहा कि लगातार एक हफ्ते में दूसरी रिपोर्ट आई है। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा बनाई गई है। और ये रिपोर्ट बनाने वाले लोग किसी भी तरह से भारत के प्रति कोई पूर्वाग्रही लोग नहीं है जी। जैसे भारत सरकार ने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के बाद में अपनी छवि को बचाने के लिए जो बात कही कि ये मिसलीडिंग है, फैक्ट के आधार पर नहीं बनाई गई, तो ये संस्थाएं कोई भारत की दुश्मन है या भारत के प्रति कोई पूर्वाग्रह रखने वाली संस्थाएं नहीं है। तो उन्होंने भारत के ही जो आंकड़े हैं, भारत की एजेंसियों के द्वारा जो समय समय पर जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है या जो यहाँ की जो मीडिया है, सरकारी जो डाटा है, उसका आधार बनाकर ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किए थे। और इस इंस्टीट्यूट ने भी, जो स्वीडन का जो इंस्टीट्यूट है, वो यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ा हुआ एक सेपरेट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक रिसर्च विंग है, एटोनॉमस हम ये कह सकते हैं नहीं, एक गोथेनबर्ग नाम की जो स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। उसके द्वारा वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जो है, एक बहुत बड़ी लार्जर कंसेप्ट है कि दुनिया में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से डेमोक्रेसी है, तो इसका रिसर्च करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और लगभग 1779 से लेकर 2020 तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 शताब्दी से दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतंत्र रहा है, उनके सारे मूल्यों को लेकर ये अध्ययन करने वाली संस्था है और हर साल अपने रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और उन्होंने उसके इंडेक्स भी बनाए। जैसे फ्रीडम हाउस रिपोर्ट की भी डिटेल्स है, इसकी भी रिपोर्ट है, लगभग 52 पेज का एक पार्शल जो रिपोर्ट है ये उन्होंने पब्लिश किया। और इसके लिए जो मेथोडोलॉजी बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। लगभग 3500 से ज़्यादा के स्कॉलर इसमें इन्वॉल्व, और उसके लिए दुनिया भर से उन्होंने डाटा जमा किया, पैनल डिस्कशन हुआ और काफ़ी सारा रिसर्च करके उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की। दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, दोनों के अलग अलग व्यूज़ है, मगर ये जो रिपोर्ट आई है, ख़ास तौर पर वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के रिपोर्ट में कुछ बातों को और ज़्यादा एलेबोरेट करके रखा हुआ है। और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो है अब एक चुनावी तानाशाही के रूप में स्थापित हो गया है और उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को, जिस आधार पर लोकतंत्र चलता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 7 सालों से ये प्रोसेस चल रही है। और चूंकि 2019 के समय में उनके पास कुछ रिसर्च करने के लिए फैक्ट फिगर कम थे या पर्याप्त डाटा नहीं था जो उन्हें इस बार मिला, तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी नहीं रहा,
ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से आगे आ गया है और इलेक्टोरल एटोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। अब इसका लास्ट स्टेज जो है वो क्लोज एटोक्रेसी के तौर पर है, जब पूरी तरह से इस देश के अंदर तानाशाही घोषित हो। तो इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा विस्तार से बातें कही गई है और एक चैप्टर एक्सक्लूसिवली इंडिया के ऊपर है, क्योंकि भारत के बारे में दावा किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल। असल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ कैसे बनाई गई, किस तरीके से है, ये तो लोगों को पता नहीं है, मगर ये दावा किया जाता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो उस डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया को देखा जाता है। लगभग 1.37 बिलियन पॉपुलेशन रखने वाली ये डेमोक्रेसी है, तो उसमें जो होगा उसका असर दुनिया पर भी होगा। इसलिए उनको भारत की बहुत ज़्यादा चिंता है और उस चिंता के आधार पर उन्होंने इन सारी बातों को लोगों को समझाने के लिए कि भाई आप अवेयर हो जाओ। ये रिपोर्ट घोषित करने के पीछे दो चीज़ें हैं कि एक तो सरकार को वार्न किया जाए, बिल्कुल, और दूसरी जो वहाँ की जो समाज व्यवस्था है, वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उनको भी इसके बारे में बताया जाए कि भाई आपकी आज़ादी खतरे में है। बहुत बार ये लगता है लोगों की, नहीं हम तो आज़ाद है, चुनाव हो रहे हैं, हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता कि उनके अधिकारों पर कैसे नियंत्रण किया जा रहा है, तानाशाह कैसे उनके अधिकारों का गला घोट रहे हैं। इसके लिए रिपोर्ट पब्लिश हुई है और भारत की मीडिया में, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, मगर सोशल साइट्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं भी इस रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं हुई। तानाशाही की तरफ भारत बढ़ रहा है या स्थापित हो गया है, इसके क्या मानक उन्होंने डिसाइड किए? किन बातों को लेकर उन्होंने कहा कि भारत जो है तानाशाही देश बन गया है? उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के बराबर आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के नेता हर बार उठने के बाद मतलब बात करते समय मतलब ये जो है उनका सिंपल सा तरीका होता है कि पाकिस्तान की बराबरी होती, मोदी जी ने दाढ़ी भी बढ़ाई तो पाकिस्तान डर जाता है। तो इतनी बात वहाँ होती है, मगर अब ये मामला इतना आ गया है कि मोदी जी पाकिस्तान के बराबर आकर बैठ गए और भारत की इतनी बड़ी जो लोकतंत्र की व्यवस्था जो है, इतना बड़ा मजबूत संविधान होने के बावजूद भी ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये पाकिस्तान के बराबर आ गया है। चलो उससे भी आगे उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पड़ोसी मुल्क है उसमें भी बांग्लादेश और नेपाल की जो परिस्थिति है उससे भी नीचे आकर यहाँ गया है। मतलब बांग्लादेश और नेपाल के लोगों के पास जितनी सिविल लिबर्टीज है, उनके पास जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मीडिया को जितनी आज़ादी, उससे भी नीचे ये आ गया। तो ये तानाशाही जो है उससे आगे आ गई है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये कंपैरेटिवली बहुत छोटे छोटे मुल्क है, हमारे पड़ोसी मुल्क है और भारत से ही बने हुए हैं, मगर आज वो इस मामले में, आज़ादी के मामले में भारत से थोड़ा सुरक्षित है, वहाँ के लोगों की आज़ादी महफूज है। अब तानाशाही को लेकर इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, तो उसमें मीडिया की आज़ादी को लेकर बात कही गई है, सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी आज़ादी के बारे में बात कही गई है, देश का जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्नमेंट है, जो अपने अपोनेंट जो है उसके बारे में किस तरीके से व्यवहार करती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोनेंट होना तो ही तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ तो सरकार जो है लगातार अपने अपोनेंट्स को डिफेम करने का काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने एक नया राष्ट्रवाद का मामला खड़ा किया गया है। जो सरकार के साथ खड़ा है वही राष्ट्रवादी है और जो सरकार के विरोध में है वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, नक्सलाइट है, अर्बन नक्सलाइट है, आतंकवादी है और उनको लगातार बदनाम कर किया जा रहा है। फिर तीसरी बात क्या की जा रही है, जिन लोगों के अधिकारों की लड़ाई ये सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस लड़ रही है, उन्हीं लोगों को उनके विरोध में खड़ा किया जा रहा। इसके लिए सरकारी तंत्र का और मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा। क्योंकि भारत में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जनता के समर्थन में खड़ा नहीं है, इसलिए हम एक भाषा ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज वही सरकारी मीडिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सरकारी मीडिया बना हुआ है और ये सरकारी मीडिया लगातार ये काम कर रहा है कि वो सरकार का भोंपू बनकर सरकारी प्रोपोगंडे में लगा हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि पिछले 100 दिन हो गए किसान आंदोलन जारी है, मगर यही मीडिया लगातार किसान आंदोलन को बदनाम कर रहा है। आंदोलन में जो शामिल लोग हैं उनकी बदनामी करने की बात होती है। प्रधानमंत्री संसद में आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी कह रहे, टुकड़े टुकड़े ज्ञान कह रहे, उस आंदोलन को धर्म का रूप देने की बात कहते, उसको खालिस्तानी घोषित करने की बात कहते। इससे भी आगे जाकर ये कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें उस आंदोलन को समर्थन देकर देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा करने की बात कह रही है। यहाँ तक कि कोई अगर विदेश में कोई मामला बनता है और कोई विदेशी हस्तियाँ अगर ट्वीट करती है तो उसको भी सरकार साजिश मानती है।
और मीडिया उस बात की सरकार की लाइन को चलाती है। तो एक मुद्दा ये है। और फिर उसमें जो है कि जो सरकारी एजेंसियों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा चुनाव आयोग है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसका उपयोग सरकार के इशारे पर बाकी जो विरोधी संस्था है उसको दबाने के लिए, उसको धमकाने के लिए ये किया जा रहा है। तानाशाह यही करते हैं। बिल्कुल। अभी फ्रीडम हाउस और वी डैम दो अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों ने अपनी अपनी रिसर्च किया है और अपना अपना रिपोर्ट्स पब्लिश किया है। इन दोनों रिपोर्ट्स में क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है? जैसे फ्रीडम हाउस ने कहा कि भारत में इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है या सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया होती है, 4 में से 4 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। और वी डैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत चुनावी तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है या स्थापित हो गया है। तो इन दोनों रिपोर्ट्स में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ कमियां अगर आप गिना सकें? देखिए कि जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में उन्होंने जो पॉलिटिकल फ्रीडम की जो बात है या पॉलिटिकल मेजर्स को उन्होंने जिस तरीके से डिटेल में रिसर्च करके उसमें लिखा है, तो उन्होंने जो भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस है, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हैं क्या, तो उन्होंने कहा भाई भारत में चुनाव होते हैं, सही तरीके से किया जाता है, वोटर लिस्ट बनाई जाती है, चुनाव में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, वोटर्स अपना वोट का अधिकार है वो सही तरीके से कास्ट कर पाते हैं, मीडिया में सही बातें आती है। तो उन्होंने उस बातों को 4 में से 4 जो पॉइंट्स है वो दे दिए। मगर हकीकत क्या है? वी डैम की रिपोर्ट में इस बात को विस्तार से कहा गया है कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी खतरे में है और चुनाव आयोग और भारत की जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो कोई पारदर्शी नहीं रही। एडीआर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल है, पिछले 2019 से नवंबर, शायद सितंबर नवंबर में वो केस गया था, अभी तक उस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी एजेंसियों के द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया, खासतौर पर 2019 के लोकसभा के चुनाव को कटघरे में खड़ा करने वाली बात है। इंटरनेशनल एजेंसियों को उसके बारे में ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की मीडिया इस बात को दबा रही है। 543 लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ और उसमें से 373 जो लोकसभा की सीटों के जो परिणाम है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि संदिग्ध अवस्था में घोषित हुए। उसमें से 220 लोकसभा की सीटों में जो पोल्ड वोट है, वो पोल्ड वोट और ईवीएम से द्वारा जो काउंट किए गए वोट है वो मिसमैच होते, और मिसमैच भी क्या होते हैं, तो लगभग वो 220 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो वोट ज्यादा निकलते, यानी जितने कास्ट किए, जितने लोगों ने वोट किया उससे ज्यादा वोट काउंटिंग में निकले। और 153 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये जो वोट है वो नीचे, मतलब उससे कम मिलते। अब ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मशीन्स एक्यूरेसी के लिए लाई गई। बिल्कुल। मशीन्स लाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या दिया गया था कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगल वोट भी जो है मैटर करता है। अब इतनी बड़ी मैनिपुलेशन जो है, इतना ज़्यादा मिसमैच जो है, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि 373 सीटों पर ही हुआ। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित किए। ये किस तरीके से फेयर है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसके बारे में चुनाव आयोग के द्वारा कहीं कोई तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया, ये जो डाटा था वो अपनी वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट अपनी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बनी है, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात को लेना चाहिए था। अब इसके बाद में भी चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनने का अधिकार दिया, सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद लगातार ये सारे फैसले किए जा रहे। अभी 5 राज्यों में चुनाव के लिए दोबारा ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी, और चुनाव आयोग ने ईवीएम को अपने से ही क्लीन चिट दे दी। कल की खबर है कि सोशल मीडिया पर या चुनाव आयोग के विरोध में ईवीएम के संदर्भ में फेक न्यूज़ फैलाने के लिए मतलब केसेस भी दायर करने की बात चुनाव आयोग के द्वारा की गई। तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में तो ये साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम में और वीवीपीएटी में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। इसके बावजूद भी मतलब फ्रीडम हाउस के द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, चुनाव सही तरीके से होते, तो उन्होंने बस एक तरीका अपनाया कि होते हैं क्या, चुनाव आयोग काम करता है, ओवरऑल जो ऊपर से जो देखने के बाद दिखाई देता है, मगर फैक्ट कुछ अलग। जो वी डैम की रिपोर्ट में आए, उन्होंने विस्तार से इस बात के बारे में कहा कि भाई किस तरीके से होता, और वी डैम की रिपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा विस्तार से भारत के बारे में या दुनिया भर के लोगों के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, तरह तरह के इंडेक्स उन्होंने बनाए,
उन्होंने दुनिया भर के डेमोक्रेसी को 4 हिस्सों में बांटा। तो पहला जो हिस्सा था उनका कि लिबरल डेमोक्रेसी, कि दुनिया में डेमोक्रेसी में भी लिबर्टी होनी चाहिए। वैसे ये टर्मिनोलॉजी बहुत वास्ट है, मगर डेमोक्रेसी लिबर्टी के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, आज़ादी की बुनियाद पर ही तो लोकतंत्र खड़ा है, और वो एक इंडिविजुअल की आज़ादी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता लोकतंत्र में दी जाती है। और संविधान इस बात की गारंटी देती है कि भाई यहाँ हर व्यक्ति की निजता को रखा जाएगा, उसकी जो अधिकार की बात है, उसकी स्वतंत्रता की बात को मान्यता दी जाती। भारत के संविधान में तो इसकी बहुत सारी व्यवस्था है। चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स घोषित किए गए और आर्टिकल 19 में तो इसको मौलिक अधिकार के तौर पर माना गया। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, एक लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसके उन्होंने देश बनाए। तो जो 180 देशों की जो लिस्ट उन्होंने बनाई, तो उसमें उन्होंने 32 कंट्रीज को लिबरल डेमोक्रेसी के तौर पर माना कि भाई ये 32 कंट्रीज जो है, स्टेट्स है, यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी है। पहले 41 थे, 10 सालों में आंकड़ा घटकर 32 तक आ गया, यानी 9 देशों में ये जो लिबर्टी जो थी, लिबरल डेमोक्रेसी जो थी, ये घट गई है। और वो 9 देश जो है ये लिबरल डेमोक्रेसी से नीचे के रैंक में आ गए। तो दूसरा नंबर उन्होंने कौन सा बनाया? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, एक चुनावी लोकतंत्र। कम से कम चुनाव तो होता है। तो भारत में भी चुनावी लोकतंत्र है। यहाँ केवल चुनाव होते, इसी वजह से लोगों को लगता है लोकतंत्र है, इसलिए लगातार चुनावों की बात होती है। और भारत तो इतना बड़ा देश है, 35 स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हर साल भारत में चुनाव चलते रहते हैं। तो चुनाव भारत में, जैसे हम लोग कहते हैं मानसून सीजन होता है जी, मतलब विंटर सीजन होता है, ये जो गर्मी का सीजन होता है, उसी तरीके से भारत में साल भर चुनाव का भी एक सीजन होता है। तो ये चुनाव साल भर चलते रहते हैं। तो भारत में केवल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, बाकी और किसी फीस में डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती। भारत को दूसरे इसमें रखा, पहले इसमें दूसरे देश में, मतलब ये जो अभी रिपोर्ट आई, इससे पहले उन्होंने भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में रखा था। दुनिया में लगभग 60 ऐसे देश है जहां पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। फिर उन्होंने तीसरा हिस्सा बनाया उसमें कि जो है इलेक्टोरल एटोक्रेसी, कि चुनावी तानाशाही। मतलब जो है चुनाव होने के बाद में जब सरकारें बनती है, तो सरकार बनने के बाद में वो जनता की सरकार है, इस बात को भूलकर एक तानाशाह के रूप में जो है वो सरकारों को चलाते। तानाशाही का दूसरा अर्थ होता है अनअकाउंटेबिलिटी, क्यों जनता के प्रति जिन्होंने उनको वोट देकर चुना है उसके प्रति किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं। सरकारें यही कर रही है। जब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी थी तब भी वो अनअकाउंटेबल थे, और आज भी ये अनअकाउंटेबल है। और चौथा उन्होंने बताया कि इसमें क्लोज एटोक्रेसी है। अब पूरी तरह से वहाँ चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है, चुनाव की जरूरत नहीं, तानाशाह खुद ही अपनी सरकारें चलाते हैं। तो वो जो क्लोज एटोक्रेसी है उसमें उन्होंने कहा कि 24 देश है, और इलेक्टोरल एटोक्रेसी में लगभग 62 ऐसे देश। अब ये जो क्लोज एटोक्रेसी और इलेक्टोरल एटोक्रेसी जो है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है देश और दुनिया के लिए। अब जो इलेक्टोरल एटोक्रेसी है, इसमें दुनिया की लगभग 68% आबादी जो है इसके अंदर जी रही। ये बहुत बड़ा खतरा इन आबादियों के ऊपर है। और ये जो 24 देश है जहाँ पर क्लोज एटोक्रेसी है, इसमें भी उन्होंने कहा कि देश की लगभग 24%, मतलब दुनिया की 24% आबादी जो है इसमें रह रही है। और बची हुई जो आबादी है, जिसमें उन्होंने कहा कि लिबरल डेमोक्रेसी है, उसमें 14% ही आबादी बची हुई है। अब 10 ऐसे देशों की उन्होंने लिस्ट बनाई कि ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। मतलब इलेक्टोरल एटोक्रेसी में भी ये 10 ऐसे देश निकाले कि उसमें सबसे ज़्यादा खतरा इन देशों में है, यानी वो कभी भी क्लोज एटोक्रेसी में आ सकते। तो उसमें 7वें नंबर पर भारत है, और उसमें से पहले 6 जो है ये क्लोज एटोक्रेसी में कन्वर्ट होने की स्थिति में है या हो गए। तो यानी केवल एक थीन लाइन है आज़ादी की, और इस भारत में तो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। और इसके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे उन्होंने बात कही कि जो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि मीडिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। आपने नोम चॉम्स्की को पढ़ा होगा, तो उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा ये कहा कि हु कंट्रोल्स द मीडिया, जो कंट्रोल मीडिया पर जिसका होता है वही डेमोक्रेसी को या गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। तो उन्होंने सबसे पहला तरीका क्या किया कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया। अब भारत में उनको मीडिया पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का मीडिया पहले से ही ब्राह्मण बनियों के नियंत्रण में है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण बनिया कोलेशन है।
तो ब्राह्मण बनिया कोलेशन होने के कारण वो कभी भी जो वॉइस ऑफ पीपल के तौर पर खड़ा नहीं हुआ। इवन इफ जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, सो कॉल्ड आज़ादी का आंदोलन, उस समय भी जो ये मीडिया है ये सवर्णों का, अपर कास्ट लोगों का ही माउथपीस बनकर चलता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिट क्लास वही था, तो उन्होंने ही मीडिया खड़ा किया था। वही लोग आज भी कॉलमिस्ट है, वही लोग एडिटर है, वही लोग भारत की जो सारी इलेक्ट्रल पॉलिसी मतलब मीडिया की पॉलिसी वो चलाते। तो भारत में उनको मीडिया पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस उन्होंने क्या किया कि मीडिया की लाइन जो थी वो पहले थोड़ा सा थीन थी, अपने मालिकों के इंटरेस्ट में कम बोलती थी, खुलकर बात नहीं करती थी। तो अब क्या हो गया कि खुलकर सामने आया। केवल अर्णव गोस्वामी की बात इसमें नहीं है, तो सारे पैनलिस्ट जो है, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस लाइन में खड़ा हो गया कि नहीं, अब सरकारें यही चले। तो मीडिया पर उनका कंट्रोल हो गया। फिर उन्होंने दूसरी बात क्या की कि मीडिया को कंट्रोल करके जो इशू है उसको नॉन इशू बनाया, और नॉन इशू को इशू बनाया तो इस देश में नॉन इशू इशू बन जाते। 100 दिन से ज़्यादा समय हो गया किसान आंदोलन है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रहा, मगर नॉन इशू इशू बन जाते हैं और इसके ऊपर मीडिया चलती। सुशांत राजपूत की मर्डर स्टोरी जो है कितना चलाया गया बिहार के चुनाव के समय में, या उससे पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर थी। रिया चक्रवर्ती के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया आपने देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, कोई भी एक मामला उठाकर देखिए, वो ये साबित करता है कि ये मीडिया प्लान बनाकर, एक सिंडिकेट बनाकर नॉन इश्यू को हमारे सामने खड़ी करती है। तो आज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं होती, स्टारवेशन के ऊपर बात नहीं होती, लॉकडाउन के जो गंभीर परिणाम है उसके ऊपर बात नहीं होती, जीडीपी क्यों घट रहा है इसके ऊपर बात नहीं होती, सरकार के फेल्यूर के ऊपर कोई बात नहीं होती। अगर बात होती है तो मीडिया विपक्ष को जाकर सवाल पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार की फेल्यूर के लिए अपोजिशन को सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको जिम्मेदार रखा जा रहा है। ये तो सारा प्लान बनाकर होता है। वो केवल नेहरू की बात नहीं करते, वो हम लोगों को किसी दूसरे मुद्दे में एंगेज करने की बात कहते, डाइवर्ट करने के लिए एंगेज करने की थ्योरी की जाती। फिर जो भारत में जो दूसरी बात जो है सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी कौन चला रहा है। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा के चुनाव से पहले 2011-12 में इन्हीं सिविल सोसाइटीज के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मूवमेंट चलाई गई थी। तो कौन है लोग ये सिविल सोसाइटी के? यही 10-15 सब अपर कास्ट लोग इकट्ठा होते और ये अपने आप को सिविल सोसाइटी घोषित करते। यही सभ्य है, यही सिविल है, यही सोसाइटी है, और बाकी सारे अनसिविलाइज है, क्योंकि ये जो है SC ST BC और माइनॉरिटीज को तो अनसिविलाइज ही मानते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं अपर कास्ट लोगों ने, सवर्णों ने सिविल सोसाइटीज के नाम पर ढेरों ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, हजारों NGOs चलाते, और मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हीं को प्रोजेक्ट करता है कि यही सिविल सोसाइटीज है। क्या हुआ वो 2012 में चलाया गया आंदोलन जो था, 2011-12 में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को जिन्होंने सिविल सोसाइटी के नाम पर चलाया था, उससे क्या हुआ? केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, किरण बेदी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, और जो बचे कुचे जो नेता थे वो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में जाकर उन्होंने सत्ता हासिल की। और इस आंदोलन का पर्दे के पीछे रहकर RSS ने इसको समर्थन चलाया था। तो केजरीवाल ने दिल्ली में फायदा उठाया, और भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन सिविल सोसाइटीज के द्वारा चलाया गया था, बीजेपी ने पैन इंडिया इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद क्या हुआ? जो दूसरे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हैं, आज जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं वो कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो वो जो भारत में जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी एक अल्टरनेट हमारे सामने रखते, वो अल्टरनेट भी सवर्णों का ही रखते। चाहे सोशल मीडिया की भी बात आप उठाकर देखिए, सोशल मीडिया पर भी जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट काम करते हैं सोशल मीडिया के, ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आपने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था, खुद योगेंद्र यादव जी ने भी इस बात को कबूल किया था कि सोशल साइट्स पर या सोशल मीडिया पर भी जो अल्टरनेट मीडिया खड़ा हो रहा है, उस पर भी सवर्णों का ही कब्जा है। तो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात इसमें कही गई कि उनको करप्ट किया जा रहा है, तो भारत में जो असली जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इस देश के बहुजन लोग चलाते, मूल निवासी लोग चलाते हैं, उसको फैक्ट फाइंडिंग के लिए, रिसर्च के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या डाउन टू अर्थ होकर उसकी जानकारी नहीं कलेक्ट की जाती कि कितना बड़ा एक मूवमेंट इस देश के अंदर इन सवर्णों के विरोध में, एस्टेब्लिश लोगों के विरोध में चल रहा जा रहा है। इसकी बात नहीं आती। फिर उन्होंने तीसरा तरीका क्या किया है कि डिफेम करने के लिए उन लोगों को उन्होंने नाम दिया, नक्सलाइट का नाम दिया, राष्ट्रद्रोह का नाम दिया, सेडिशन के चार्जेस खुल पर लगाए, 7,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाए। ये भी उन्होंने तरीका अपनाए, UAPA के लगाए, NSA लगाए। तो ये सारा सरकार कर रही है। ये करने के पीछे भी दूसरा मकसद क्या है कि इसके
केसेस बनाकर वो डराने धमकाने का काम कर रहे हो। दूसरी बात जो है कि देश में इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं है, ये भी बताने की बात कर रही है। मैंने पिछले रिपोर्ट में भी ये बात कही थी कि ये जो सारी एजेंसियां है, ये जो एजेंसियां जब सर्वे करती है, जो जानकारी कलेक्ट करती है, तो यहाँ के जो उनके रिपोर्टर्स है या जो यहाँ उनको जानकारी देने वाले जो सोर्सेस है, वो खुद चूंकि सवर्ण होते हैं तो अपने इंटरेस्ट को छुपाकर वो सारी बातें जानकारी देते। अगर ये रिपोर्ट जाति के आधार पर की जाती, भारत की व्यवस्था तो कास्ट के आधार पर खड़ी है। बिल्कुल। तो लिबर्टी का अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो किस आधार आप करो? वन मैन वन वोट, इसके आधार पर आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको आइडेंटिफाई करना है तो वन वोट वन वैल्यू जो है, जो सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी जो है वो किस तरीके से है, उसके बारे में बात कर सकते। जैसे इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट इससे पहले पब्लिश की थी, जिसकी चर्चा भी हमने की थी, इनइक्वालिटी वायरस 2015 में एंगस डेटन ने जो रिपोर्ट की थी, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि भारत की गरीबी की मूल जो जड़ है वो जाति व्यवस्था है, क्योंकि जाति ने ही यहाँ के लोगों को प्रॉपर्टी रखने के अधिकार से वंचित किया था, प्रोफेशन के अंदर उनको वंचित किया था। तो ये सारा वही जुड़ा। वी डैम ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट किया, कुछ बातें उन्होंने कही कि भाई किस तरीके से ये हो रहा है, मगर और ज़्यादा इसको भारत की समाज व्यवस्था के साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है। हाँ जी, लेकिन भारत में तो लोकशाही है, पिछले 70 सालों से चल रहा है। भारत में संसद के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं कि भारत केवल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नहीं है, तो डेमोक्रेसी की जननी है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है या स्थापित हुआ है। इसके क्या कारण आपको लगते हैं? देखिए, तानाशाही और ये कैसे हुआ? लोकतंत्र और एटोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी और एटोक्रेसी एक साथ नहीं चल सकती। ये कैसे संभव हुआ? तो भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरीके से है, उसमें ये सारी बातें जड़ी। जैसे हम लोग अगर बात करें तो SC/ST के रिजोर्ट सीटों से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते। बीजेपी के 303 सीटों में से 76 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो SC/ST से। अब टोटल हाउस में जो है 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये SC/ST की बात हुई। लगभग 543 सीटों में से 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसानों की। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी प्रोफेशन के आगे जो है ये बात कही कि मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं किसान। राज्यसभा में 250 में से 50 से ज़्यादा मेंबर्स ने ये बात कही कि मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ वो किसान। अगर हम यही दो बात उठाकर चले कि माइनॉरिटी जो है वो टोटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। बिल्कुल, भारत में सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन लेस जो है वो माइनॉरिटी के, उनके प्रोपोर्शनेट उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, महिलाओं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इनकी बात अगर हम लोग देखें, जो भारत का जो असली वीकर सेक्शन है ये कौन है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं होने के कारण वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी संख्या ज़्यादा होती है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसको जाति के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट देती है। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वही बैकवर्ड आदमी अपनी संख्या के आधार पर चुनकर आता है, उसके पास दूसरा कोई मेरिट तो है नहीं कि पार्टी अपने वोट निकालने के लिए उसको टिकट देती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं का है, नॉर्थ इंडिया में जाट है, यादव है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस जाति की संख्या ज़्यादा है उसको देते। जैसे कर्नाटका में लिंगायत है, आंध्रा तेलंगाना में रेड्डीज है, तो इनकी संख्या या उनका इन्फ्लुएंस इसको देखकर वो जीता जाता। और आज तो भारत में एक ही तंत्र देखा जाता है, वो है उसकी विनिंग कैपेसिटी। बिल्कुल। तो भारत की राजनीति में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बाहुबली। ये बाहुबली दबंग लोग है, चाहे वो फिर राजपूत हो, ठाकुर हो, या उस एरिया का जो ज़्यादा मसल पावर रखने वाला आदमी, उसको वो दे देते। अब इन लोगों का पार्टी के लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है, तो पार्टी का एक हाईकमांड सिस्टम बनाया गया है और पार्टी व्हिप निकालकर इन लोगों को हाउस के अंदर बोलने से रोक रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक तो हमारी ये गूंगे बहरे लोग हैं, वैसे ही नहीं बोलते। SC/ST के नेता जो है पूना पैक्ट से दलाल और बड़ों में कन्वर्ट हो चुके। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पार्टी के अंदर पूना पैक्ट लागू करने के कारण हाउस में नहीं बोल रहे, इसलिए 80 साल हो गए उनका काउंटिंग तक नहीं हुआ। आज़ादी मिलने के बाद 80 साल हो गए, उनकी काउंटिंग तक नहीं हुई। किसानों के 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंजाब हरियाणा जैसे बड़े ताकतवर एरिया से ये लोग चुनकर आते, देश भर से चुनकर आते, मगर किसानों के विरोध में कानून बन रहे। SC/ST की विरोध में एट्रोसिटीज हो रही है, माइनॉरिटीज की विरोध एट्रोसिटीज हो रही है, क्योंकि महिलाओं का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो महिलाएं वहाँ पर गई है वो सारी की सारी सवर्ण
महिलाएं हैं जो ज़्यादा ताकतवर नेता बनकर आई, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कम्युनिस्टों की हो, वो एक ही जाति से आती। भारत में पार्टी तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। भारत में जो है वो पार्टी तंत्र है और पार्टी के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा, इसलिए 3% ब्राह्मणों की 6 राष्ट्रीय पार्टियां, और ये राष्ट्रीय पार्टियां ब्राह्मणों की है और वो सारी की सारी पार्टियों पर उनका नियंत्रण है। इस वजह से क्या होता है, कोई भी बिल अगर उनको बनाना है तो उनको किसी भी बैकवर्ड पार्टी की या रीजनल पार्टी की जरूरत नहीं बनी, आसानी से वो 2/3 मेजॉरिटी जो है हासिल कर लेती है और इसके आधार पर वो जो एटोक्रेटिक जो तरीका है अपनी मनमर्जी लागू करने का वो लागू कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि एटोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है विद इन द फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए जो शब्द आया है कि ये एटोक्रेसी है, मगर उसको उन्होंने लोकतंत्र के मायने में फिक्स किया हुआ है कि नहीं देखो हमारे पास हमने बिल रखा, इतनी मेजोरिटी से पारित हुआ, वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनह्यूमन है, जनविरोधी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के विरोध में। आप किसको स्टेटलेस कर रहे हो? सीएए का कानून बनाकर आप भारत की 2/3 मेजोरिटी को स्टेटलेस करने का काम कर रहे हो। आज आसाम में 19 लाख से ज्यादा लोग जो है एनआरसी के लिस्ट से बाहर स्टेटलेस है। यूनो ये कहता है कि किसी भी नागरिक को स्टेटलेस नहीं किया जा सकता, वो जहां पैदा हुआ वहां का वो नागरिक होगा, उसको स्टेटलेस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी लेस किया जा रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए जा रहे हैं। 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन दिया सवर्णों को, कहां से लाया उन्होंने? तो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून है वो बनाए जा रहे हैं। माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ के साथ इंटरफेयर किया जा रहा है, ट्राइब्स के पर्सनल लॉ के साथ इंटरफेयर किया जा रहा है, अपना कम्युनल प्रोपेगेंडा जो है इसको ये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे एक स्टेट के मुख्यमंत्री खुलकर ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की वजह से हमारी छवि खराब होती है, देश आगे नहीं बढ़ पाता। एक संविधान के विरोध में ये बात हो रही है और एक राज्य की संवैधानिक संस्था का मुखिया ये बात कहता है तो राष्ट्रपति को इसका कॉग्निजेंस लेकर तुरंत प्रभाव से उस स्टेट को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल में ये कहा गया है कि ये देश सेकुलर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये देश जो है वो सेकुलर रहेगा और एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहता है कि सेकुलरिज्म की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे, ये गंदी बात है, ये कलंक है हमारे माथे पर, इसको हटाना होगा। और प्रधानमंत्री ट्वीट करते कि सेकुलर इंडिया है। वो सारा अनडेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने विद इन द फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी कैसे बताया? तो ये पार्टी तंत्र के ऊपर खड़ा किया। सवर्णों का, ब्राह्मणों का पार्टियों पर नियंत्रण है तो उन्होंने एकाधिकार बनाया। असल में इसको तानाशाही कहने की बजाय एक जाति का तंत्र भारत में प्रस्तापित हो गया है, तो तानाशाही ये नहीं कह सकते इसको। यही सवाल मैं पूछने वाला था जिसकी आपने शुरुआत भी की कि मोदी जी या फिर बीजेपी को सामने रखकर ये सारे रिपोर्ट्स बनाई गई। पिछले 6-7 सालों का जो आंकड़े हैं वही सारे सामने रखकर ये रिपोर्ट्स बनाई गई है कि भारत तानाशाही बन गया है। क्या वाकई में ये तानाशाही है, या जिसका अभी आपने जिक्र किया कि एक जाति का वर्चस्व होने की वजह से ये ब्राह्मणशाही है, जिसका जिक्र बाबा साहब ने भी 1955 में अपने स्पीच में या रेडियो में जो उन्होंने ये किया था, वॉइस ऑफ अमेरिका के भाषण में उन्होंने बात कही थी। देखिए, भारत का पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ। उस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के मुखिया थे जी, और पहले ही चुनाव में 3% ब्राह्मणों को उन्होंने 60% लोकसभा की सीटें टिकटें दी थी और 46-47% ब्राह्मण चुनकर आए थे। अब पहले ही चुनाव में एक जाति का वर्चस्व ब्राह्मणों का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया। तो ये परंपरा जो है ये मोदी ने नहीं शुरू की, ये तो कांग्रेस से शुरू हुआ। आज भी बीजेपी के अंदर बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं कि 60% टिकटें वो ब्राह्मणों को दे। बिल्कुल, आज भी बीजेपी ने जितने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें 60% टिकटें उन्होंने ब्राह्मणों को या राजपूतों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, जो सेकुलर कहने वाले जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बीजेपी ने शुरू से आज तक कभी भी 60% टिकटें ब्राह्मणों को नहीं। और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है, चाहे संसद हो, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, इस पर कांग्रेस के राज में स्थापित। और ये जो ब्राह्मण राज भारत में स्थापित करने का जो काम है ये नेहरू के द्वारा शुरू हुआ। ये जो असल में नेहरू को बार बार बदनाम करने की जो बात आरएसएस के द्वारा कही जाती है, बदनामी एक दावपेच के तहत है, वो तो नेहरू को क्रेडिट दे रहा है कि तुमने जो नींव रखी थी ब्राह्मण राज को कायम करने की, उसी नींव के आधार पर ये नया भारत हम लोग बना रहे और ब्राह्मण राज खड़ा कर।
तो भारत में ब्राह्मण राज की स्थापना आरएसएस ने नहीं की, बिल्कुल, ये तो नेहरू के द्वारा की गई और सारी संस्थाओं पर ब्राह्मणों का कब्जा जो है बनाया गया। जब भारत में प्रशासन व्यवस्था जब अंग्रेज चलाते थे तो उसमें 33% जो थे ये मुस्लिम थे, 30% से ज्यादा कायस्थ थे और 3% ब्राह्मण थे। आजादी मिलने के बाद क्या हुआ, जो 33% कायस्थ थे वो 3% से भी कम आ गए, 30% से ज्यादा जो मुस्लिम थे या जो मुस्लिमों का पॉपुलेशन था वो 1.5% से नीचे आ गए, और जो 3% जो ब्राह्मण थे आज 76% से ज्यादा का ग्रुप ए के सर्विसेज में उनका कब्जा हो गया। 79% तक के उसके आंकड़े अलग अलग आरटीआई के द्वारा आ गए। सरकार ये कहती है कि 79% जो सीटें हैं ग्रुप ए की उसमें ब्राह्मणों का नियंत्रण आ गया। 89 कैबिनेट सेक्रेटरीज में एक भी बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं है। ये क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी पर ब्राह्मणों का कब्जा आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस कॉलेजियम के द्वारा चुने जा रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक ही जाति का वर्चस्व है। तो ये जो आज जो सारा खुलकर बीजेपी और आरएसएस के द्वारा ये जो एटोक्रेसी दिखाई दे रही है, ये तो जैसे हम कहते हैं आइसबर्ग जो होता है उसका केवल 1/3 हिस्सा, जो 1/3 हिस्सा जो ऊपर दिखाई देता है और उसके नीचे जो सारा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। ये तो नेहरू के द्वारा और ये जो सारा खड़ा किया गया उसके द्वारा। तो कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट इन तीनों ने मिलकर एक जाति का एकाधिकार भारत की राजनीति में कायम किया। एग्जीक्यूटिव पर कायम हुआ, जुडिशरी पर कायम हुआ, और चौथी जो बात जिसको हम ये कहते हैं कि भाई मीडिया नाम की कोई संस्था है तो उस पर भी ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। दुनिया ये कहती है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हो सकता है दुनिया के लिए हो, फ्री प्रेस दुनिया के लिए काम करती हो, मगर भारत में आज लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो मीडिया से है। और ये रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि ये जो सरकारी मीडिया के तौर पर एस्टेब्लिश मीडिया काम कर रहा है। तो एक जाति के वर्चस्व की वजह से ये तानाशाही में रूपांतरित हुआ। डेमोक्रेसी कभी भी एक जाति को आधार लेकर नहीं बना सकती, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। एक जाति के हित कभी भी बहुसंख्य के लोगों के हितों के साथ कंपेयर नहीं हो सकते। बिल्कुल, ब्राह्मण तंत्र चलेगा तो लोकतंत्र की हत्या करके ही चलेगा। तो लोकतंत्र की हत्या कर कर ही ब्राह्मण तंत्र भारत में सुरक्षित है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित किया। ये जो बात इस रिपोर्ट में जो आप ये कह रहे कि कैसे कायम हुआ, तो एक जाति का वर्चस्व है, इसलिए उसको तानाशाही कहने की बजाय ब्राह्मण तंत्र कहना ये सबसे ज्यादा सुटेबल शब्द जो है भारत की परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि मोदी तो मुखौटा, लोगों को ये लगता है कि मोदी कर रहा है, लोगों को ये लगता है कि मोदी के द्वारा ये सारा किया जा रहा है, पर्दे के पीछे तो सारा ब्राह्मण है। ब्राह्मण मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भी मोहन भागवत या ब्राह्मणों की जो आरएसएस लॉबी के है, लोगों ने बनाया। आरएसएस के लोगों ने गोवा की मीटिंग में अडवाणी को हटाकर मोदी को बनाया, और आरएसएस ने यह फैसला किया कि मोदी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा। ये तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय नहीं लिया। बिल्कुल, और ये निर्णय जो है, इस निर्णय को केवल आरएसएस के लोगों की मान्यता नहीं है, तो देश भर में जितनी भी ब्राह्मण है, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो सेक्युलर हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, सारे लोगों ने मिलकर ये बात कही कि भाई भारत में ब्राह्मण तंत्र स्थापित होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी तरीके से हुआ इसके लिए वो काम करते रहे। बिल्कुल। अभी देखिए बंगाल में चुनाव की बात हो रही है, तो बंगाल में ममता बनर्जी रहे या बीजेपी के द्वारा और दूसरा कोई वहाँ कम्युनल लाइन पर काम करने वाला कोई ब्राह्मण आ जाए, तो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी यही तो बंगाल में राज करेंगे। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने भी कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो कह रही। इससे पहले भी उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हम ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी तो जनेवी दिखा रहे। प्रियंका गांधी का आसाम में जो दौरा हुआ वो कामाख्या मंदिर गई। रास्ते में चलने वाले जितने मंदिर है सारे मंदिरों पर उसके विजिट हो रही है। तो कांग्रेस कम्युनल लाइन पर काम कर रहे, बस फर्क क्या बता रहे, सॉफ्ट हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुत्व। तो वो हार्ड और एग्रेसिव सॉफ्ट हिंदुत्व होता ही नहीं, ये असल में ब्राह्मणत्व हिंदू के नाम पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है। असल में ये हिंदू के नाम पर कोई सरकार नहीं है, हिंदू की कोई उसमें बात ही नहीं, तो सारी ब्राह्मणों के अधिकारों की बात। तो भारत में पूरी तरह से ब्राह्मण तंत्र जो है ये स्थापित हो गया है। दुनिया के लोग इसको जाति के आधार पर, वर्णा के आधार पर अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक जाति का ही वर्चस्व स्थापित है। बिल्कुल। तो लोकतंत्र भारत में नहीं है, ना भारत आज़ाद देश है। दोनों रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पर सामने आया है। कल तक कुछ लोग, बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये कह रहे थे, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आवाज़ उठ रही है। भारत अभी, जैसे वी डैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत
इलेक्टोरल ऑटोक्रेट्स देशों की श्रेणी में आ गया है, लेकिन वो क्लोज ऑटोक्रेट्स जो है उस श्रेणी में आने के लिए ज्यादा समय नहीं, अगर इसी प्रकार से वो बस शब्दों का फर्क है। शब्दों का फर्क है। जैसे बिल्कुल उन्होंने उस समय फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि पार्शली फ्री। जी। तो दुनिया में कोई भी आदमी आधा गुलाम और आधा आजाद नहीं होता। एक तो पूरा गुलाम होगा या तो पूरा आजाद होगा। आज ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से गुलाम है। इसलिए उस रिपोर्ट में भी उन्होंने जो बात कही कि कुछ लिबर्टीज जो है, चाहे प्रेस की हो या सिविल लिबर्टीज है, उसको उन्होंने कम किया, मगर अधिकारों का जो मामला है वो आधा अधूरा नहीं होता। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता है उस गारंटी के साथ अगर उसको कंपेयर करके देखें तो ये तो सारी खत्म कर दी गई। अमेरिका के इतिहास में आज़ादी के आंदोलन में हेनरी पेट्रिक नाम के बहुत बड़े आंदोलनकर्ता हुए, तो उन्होंने एक बात कही कि क्या शांति इतनी मीठी है और गुलामी इतनी प्यारी है कि जिसकी कीमत हमें हाथ पांव में बेड़ियां डालकर चुकानी पड़े। ये पीस की बात करते हैं। तो पीस के लिए, शांति के लिए हमें गुलाम रहना पड़े। जॉन मतलब जो मार्टिन ल्यूथर किंग साहब थे, तो उन्होंने इससे भी आगे जाकर बात कही कि व्हाट इज द ट्रू मीन ऑफ पीस। कोई कम्युनल टेंशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ टेंशन नहीं, तो प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि शांति का मतलब क्या है कि कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई राइट्स नहीं हो रहे, या कहीं कोई तो मतलब जिसको कहा जाता है कि टॉलरेंट बनो, सहनशील बनो। सहनशीलता शांति का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल अन्याय अत्याचार को सहन करना, इसको टॉलरेंस नहीं कहा जा सकता। गुलामी तो सहनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ जस्टिस जो है ये शांति का प्रतीक है। तो हेनरी पेट्रिक ये कहता है कि क्या शांति के लिए हमें गुलाम रहना पड़ेगा? क्या शांति की कीमत हमें हाथ पांव में बेड़ियां चुकाकर देनी पड़ेगी? तो उन्होंने उससे आगे वाली बात कही कि आपका फैसला क्या है मुझे पता नहीं। तो वो कहते अपने लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हेनरी पेट्रिक ने कहा कि एक तो मुझे आज़ादी दो या तो मुझे मौत दो, क्योंकि कोई आदमी आधा गुलाम और आज़ाद नहीं हो सकता। उस रिपोर्ट में भी ये जो बात कही फ्रीडम हाउस बनाने वाले लोगों ने, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, पार्शली फ्री है। ये पार्शली फ्री नहीं रहा, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। जिस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन से 78% से ज़्यादा नीचे लोग जिंदा रहते हो, एक नरकीय जीवन जो लोग जी रहे हो, वो कैसे आज़ाद? सलमान खान के हिट एंड रन केस को आपने पढ़ा होगा, या दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के जजमेंट में जज ने कहा था कि जानवरों को ज़्यादा अधिकार है। बिल्कुल सलमान खान ने हिरन मारा इसलिए उसको जेल हुआ, मगर उसके फुटपाथ पर गाड़ियों के नीचे रौंद कर उसने जिन लोगों को मारा उस मामले में कोर्ट ने उसको बरी कर दी। तो जानवर ज़्यादा डिग्निफाइड जिंदगी जी रहे, यहाँ के SC ST BC को, माइनॉरिटीज को अधिकार नहीं है। तो ये जो बात कही गई है कि पार्शली फ्री जो है या पार्शल लिबरल जो बात ही नहीं है। भारत में ना इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, ना इलेक्टोरल एटोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है। इस वजह से लोगों को लगता है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी है। दुनिया भर के नेताओं ने संसद को मजबूत करके, पार्लियामेंट को मजबूत करके, अपने संविधान को मजबूत करके लोकतंत्र को खड़ा किया। आज मोदी जी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा क्या किया जा रहा है? सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट को कमजोर किया। यहाँ के पार्लियामेंट कमजोर है और पार्टी मजबूत है। ये जो डेमोक्रेसी में जो नींव जो है, डेमोक्रेसी बचाने के लिए सबसे बड़ा हाउस कौन सा? तो पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को उन्होंने कमजोर करके रखा हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई। उस पार्लियामेंट को कमजोर करके उन्होंने पार्टी तंत्र खड़ा कर दिया। जो पार्टी इतनी मजबूत हो कि राष्ट्रपति को नॉमिनेट करे, यहाँ प्रधानमंत्री बैठा रहता है और राष्ट्रपति खड़ा है। इस देश के पंडितों के अंदर इतनी औकात है कि राष्ट्रपति को मंदिर तक घुसने नहीं देते। आप अंदाजा लगा लो कि डेमोक्रेसी की कहाँ बात बची हो। इसलिए पार्लियामेंट कमजोर कर दी गई, पार्टी तंत्र खड़ा कर दिया गया। इसलिए इस पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने सेट असाइड करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यहाँ के राज्यकर्ता जो है संविधान को सेट असाइड करके सारा चला रहा, साइड में रखकर सारा कारोबार चला रहा हो गया है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, तो डेमोक्रेसी है क्या? चुनाव को ही डेमोक्रेसी माना जाता है, इसलिए उन्होंने इलेक्टोरल शब्द माना है। वो भी फार्स है, क्योंकि वो अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को तो चलाएंगे किस नाम पर? एटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया तो बवाल होगा। क्योंकि जब सीधा हंटर चलेगा तो ज़्यादा लोगों को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलेगा।
तो लोगों को एक संतुष्टि के लिए भारत में चुनाव है और लोग ये भी मानते हैं कि हाँ चुनाव है तो मैं वोट देने के लिए चाहता हूँ तो भारत में उस दिन के लिए राजा कहा जाता और फिर मीडिया ये कहती है कि देश की जनता सयानी है, जाति के नाम पर वोट नहीं देगी, धर्म के नाम पर वोट नहीं देगी, विकास के नाम पर वोट देगी, और विकास के लिए लोगों ने वोट दिया तो लोगों को लगता है भारत का लोकतंत्र मैच्योर होगी। ये सारी तमाम बातें हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अलग अलग जो रिपोर्ट्स आएंगी उन रिपोर्ट्स पर भी हम थॉटकास्ट के इसी एपिसोड में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हमने जो चर्चा की है उस पर आपका अगर क्या कहना है, हमसे अलग अगर आप राय रखते हैं तो वो हमें कमेंट में बताइए। इसके अलावा सुझाव अगर आपको देने हैं तो वो भी आप MNTV के यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पर हमें कर सकते हैं। शुक्रिया।